नमस्कार। मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं देश पर। और आज हम बात करेंगे इजराइल ईरान युद्ध पर, जो कि 12 दिन के बाद आज एक अच्छी खबर ये आई कि सीज फायर हो गया है। जबकि लग ही रहा था कि अमेरिका ने अगर इस लड़ाई में कूदा है जिस तरह से, तो अब ये पूरे विश्व को अपने लपेटे में लेगा। लेकिन आज एक सुखद और अच्छी खबर आई है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज प्रो, प्रोफेसर और रक्षा विशेषज्ञ और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करुणाशंकर उपाध्याय जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13 जून को शुरू हुआ था इसराइल और ईरान का युद्ध, और उसके जी। बाद उसमें अमेरिका भी कूद गया। और अमेरिका ने 3 परमाणु ठिकाने, कथित परमाणु ठिकाने जिसे कह सकते हैं, उस पर बमबारी की। उसके बाद जिस तरह से कल कतर पर के में स्थित अमेरिका के बेस पर, सैन्य बेस पर ईरान ने बमबारी की, उससे ये लगा कि अब तो ये पूरे विश्व को लपेटे में ले लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने बड़े धैर्य का परिचय दिया है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कि उन्होंने उसे और बढ़ाने की बजाय ये कहा कि ईरान ने ये हमले करने के पहले हमें सूचना दे दी थी, इसलिए वहां पे नुकसान बहुत कम हुआ है। और उसके बाद ये खबर आई कि अब तीनों पक्ष, माने अमेरिका तो बीच में मध्यस्थता कर रहा है, ईरान और इजराइल कहीं न कहीं मान गए हैं कि वो अब आगे युद्ध विराम चलेगा, हमला नहीं जी। करेंगे। ये अच्छी खबर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह से इजराइल का तेवर है, जिस तरह से ईरान का तेवर है, वो टिक पाएगा? ये सीज फायर सही मायने में माना जाए कि ये युद्ध विराम है या फिर एक फौरी विराम है? देखिए, अभी तो तात्कालिक विराम है, लेकिन चूंकि दोनों देशों का काफी नुकसान हो चुका है। जैसे ईरान का आप देखेंगे तो सैन्य दृष्टि से बहुत नुकसान हुआ है। उसके परमाणु ठिकाने, भले उसने यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम बचा लिया हो, लेकिन बाकी ठिकाने तो उसके नष्ट हो गए हैं। और कर जो बचा कुचा था, उस आसपास के क्षेत्र को भी, यहाँ तक कि सड़कों तक को भी इजराइल ने बमबारी में ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार से ईरान के मिसाइल हमले को इजराइल भी पूरी तरह से रोक नहीं पा रहा है। विशेष करके जो नागरिक ठिकानों पर जा रहे हैं, आबादी वाले क्षेत्र में जो मिसाइलें जा रही हैं, उनको नहीं रोक पा रहा है। इस कारण से उसके भी लोग मारे गए, उनके यहाँ भी काफी विध्वंस हुआ। तो दोनों देश अब नहीं चाहेंगे कि यह युद्ध और लंबा जाए, क्योंकि इससे दोनों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ईरान की आर्थिक स्थिति पहले से ही डामाडोल है, क्योंकि वह अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बहुत सारा संकट पहले से ही झेल रहा था। लेकिन इस युद्ध ने आर्थिक दृष्टि से उसको और ज्यादा कमजोर किया है। मुझे नहीं लगता कि दोनों देश अब आगे लड़ना चाहेंगे। अमेरिका ने जो पहले से ही यह स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि वह इस युद्ध में नहीं आना चाहता है, क्योंकि जो फोर्दो परमाणु ठिकाना था, जहां पर परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, वह धरती के नीचे लगभग 200 से 300 मीटर उसकी फैसिलिटी विकसित की गई थी। तो वहां तक इजराइल की मिसाइलें नहीं पहुंच पा रही थी। B2 स्प्रिट बॉम्बर का जो बम है, वही उसको ध्वस्त कर सकता था। तो संभव है कि जैसा कि रूस ने कहा है कि ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम, 60 किलो यूरेनियम जो भी था, उसको हटा लिया था। तो इसलिए यूरेनियम उसका बच गया है, लेकिन बाकी जो सुविधाएं थी उसको नष्ट कर दिया है। उसके बाद आपको याद होगा कि ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की, और उनके विदेश मंत्री कल पुतिन से मिलकर आए। तीन लोगों ने भी धैर्य और संवाद के रास्ते पर ही आने की बात कही थी, और किस प्रकार से युद्ध विराम किया जाए, शांति और सुव्यवस्था कायम हो, इसका संदेश दिया था। और हो सकता है कि मोदी जी के माध्यम से और रूस के माध्यम से ईरान ने अमेरिका तक यह संदेश भेजा हो कि चूंकि हमारे ऊपर आपने हमला किया है, तो इसलिए हमको भी अपनी नाक बचाने के लिए हमला करना पड़ेगा। और प्रतिक्रिया में उन्होंने बता दिया था कि हम जैसे सीरिया में और कतर में और बहरीन में, जहां इराक में जहां भी हमला करने वाले हैं, उन अड्डों पर आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था देख लीजिए। तो इस ढंग से अमेरिका ने अपने लोगों को हटा लिया था, अपने हथियारों को हटा लिया था। और जो मिसाइलें आई, 13 में से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि 12 मिसाइलें उन्होंने मार गिराई। केवल एक मिसाइल को गिरने दिया, क्योंकि वह खुले मैदान में गिर रही थी।
तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि युद्ध अगर लंबा खींचा तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है और अमेरिका का भी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात कही थी। तो उससे जो तेल का निर्यात है पूरे विश्व के लिए संकट पैदा कर सकता था, तेल के दाम बढ़ सकते थे। और ईरान के पास चूंकि 6,000 से अधिक मिसाइलें हैं और मुझे लगता है कि 500 से 600 मिसाइलों का उन्होंने प्रयोग किया है। और इजराइल ने जो लॉन्चर पर मिसाइलें थी जिनको नष्ट किया है या जिन शस्त्रागारों को नष्ट किया है, सब मिलाकर के 1,500 से ज्यादा मिसाइलें अभी नष्ट नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में 4,500 से 5,000 मिसाइलें ईरान के पास हो सकती हैं। युद्ध अभी वह लंबा लड़ सकता था, तो अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इस उथल पुथल के दौर में जिस समय यूक्रेन और रूस का युद्ध चल ही रहा है, तो एक और मोर्चा लंबे समय तक चले। इस दृष्टि से दोनों देश, या हम कह सकते हैं कि तीनों देश चाहते थे कि युद्ध विराम हो, और उसका लाभ जो है डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। तो आपको वाकई में लगता है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं इसका लाभ है? क्योंकि एक परसेप्शन ये जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि सीज फायर हो गया है, या फिर अमेरिका ने बमबारी की कथित परमाणु ठिकानों पर, उसके बाद भी पलटवार किया है ईरान ने, न सिर्फ यहाँ इसराइल पर ही, बल्कि अमेरिकी एयरबेस जो है कतर, बहरीन, इन ठिकानों पर भी। तो ये एक तरह जी से वो अपने आप को वहाँ के लोगों के, आप देखें तो वहाँ पे विजय जुलूस निकल रहा है। तो एक परसेप्शन की भी लड़ाई कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईरान शायद जीत गया है, जबकि नुकसान उसका सबसे ज्यादा हुआ है, हजारों लोग उसके मारे गए हैं, लेकिन वो एक विन विन सिचुएशन में सबसे ज्यादा ईरान दिखाई पड़ रहा है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, ईरान के पक्ष में आप कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मीडिया और मुस्लिम जगत रहा, उसने संदेश देने की कोशिश की है कि अमेरिका को अगर कोई व्यक्ति, खामनेई या कोई देश अगर है, तो ईरान जो है वो सीधे चुनौती दे रहा है। और उसके एयर बेसिस पर हमला करने का प्रयास आज तक बहुत कम लोग कर पाए। अगर आतंकी समूहों को छोड़ दिया जाए तो अमेरिकी एयर बेसिस पर किसी देश ने जी। हमला नहीं किया है। तो उसके एयरबेस पर हमला करके ईरान ने निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती तो ट्रंप जी। को दी थी। जी, और उसके लेकिन बावजूद डोनाल्ड अमेरिका का ट्रंप, उससे पलटवार नहीं करना, बल्कि सीज फायर हाँ की बात कराना, जी, ये। हाँ यही मुख्य बात है कि डोनाल्ड ट्रंप देखिए, राष्ट्रपति बाद में है, पहले व्यापारी है। और वह हानि लाभ का जो गणित है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और नहीं चाहते कि अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने का और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा देकर आए हैं, तो वे नहीं चाहते कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी इस युद्ध का कोई बुरा प्रभाव पड़े। और उनको मालूम है कि ईरान चूंकि लंबा युद्ध लड़ सकता है, और खाड़ी देशों का भी अमेरिका पर दबाव था कि उनके कारण, इसराइल और अमेरिका के कारण उनके देश को युद्ध में न आना पड़े, इसलिए उनका भी दबाव था। तो अमेरिका ने बड़ी चालाकी से इस स्थिति में, थोड़ा आप कह सकते हैं कि अपमान का घूंट पीते हुए, भले ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ईरान अगर अपने को विजयी दिखा रहा है तो उसको एक प्रकार से स्वीकार करते हुए युद्ध विराम को आगे बढ़ाया है। इस दृष्टि से तीनों ही देशों का लाभ है, और आप ऐसा कर सकते हैं कि विश्व व्यवस्था के लिए भी एक परिपक्व निर्णय माना जा सकता है, क्योंकि युद्ध अगर लंबा चलता तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता था। और देर सवेर जो दूसरी महाशक्तियां हैं वो भी, विशेष करके चीन तो हथियारों के माध्यम से मदद कर ही रहा था, और दूसरी महाशक्तियों पर भी ईरान की ओर से दबाव था कि आप खुलेआम हमारे साथ। जी बिल्कुल, विश्व व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सभी के लिए अच्छी बात है, लेकिन जो बात से डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे, यूएस भी कर रहा था, एक तरह से इसराइल भी कह रहा था कि ईरान में शासन सत्ता जो है वो बदलनी चाहिए। कहाँ खमनेई को सरेंडर करने की बात हो रही थी, यहाँ अब जी अगर हम देखें आज की स्थिति में, तो आयतुल्ला जी, खमनेई तो और मजबूत होकर नेतृत्व उनका निखर कर आया, उभर कर आया, पूरी देश की जनता उनके साथ है। निश्चित रूप से देखिए, ईरान के वो ये महानायक बन गए हैं इस युद्ध के बाद। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप देखे होंगे कि खामनेई को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वही अकेला व्यक्ति है जो 56 मुस्लिम राष्ट्रों में अमेरिका को चुनौती देने जी। का साहस रखता है। तो इससे खामनेई की छवि मजबूत हुई है। सत्ता परिवर्तन आसान इसलिए नहीं है कि ईरान में खामनेई की जड़ें बहुत मजबूत है। उन्होंने जन जन तक अपनी जो पकड़ है वो बहुत मजबूत रखी हुई है, और पूरी सेना पर उनकी पकड़ है।
ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक देश में सत्ता परिवर्तन आसान होता है कि आप किसी पार्टी के समर्थन में फंड रेजिंग करें और उसके माध्यम से जिसे कहीं चुनाव में को प्रभावित करने का कार्य करें। लेकिन इस ढंग से ईरान जैसे देश भी इतना आसान नहीं था। और ये 12 दिनों के युद्ध में इजराइल को भी समझ में आ गया और अमेरिका को भी। इजराइल और अमेरिका का मूल उद्देश्य यही था कि ईरान के परमाणु ठिकाने को इतना नुकसान पहुंचाया जाए कि 5-10 साल पीछे चला जाए। मतलब अगर वो परमाणु बम बनाना चाहता है तो 5-10 साल तक ना बना पाए। मतलब उस स्थिति में उसको ले जाना चाहते थे। और इसमें काफी हद तक उन्हें सफलता मिल गई है। और जो सैन्य ढांचा है ईरान का, उसको इजराइल ने बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। देखिए जितने टॉप क्लास के जनरल थे, सैन्य अधिकारी थे, वह मारे गए। परमाणु वैज्ञानिक लगभग 10 से अधिक मारे गए, जो इस पूरी कार्य प्रणाली को देख रहे थे, परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया से जो जुड़े थे। इसी प्रकार से जो सेना का मुख्यालय है, उनका जो आप कह सकते हैं कि रिपब्लिकन गार्ड का जो सेंटर था उसको ध्वस्त किया। उनका जो जासूसी मुख्यालय था उसका उसको ध्वस्त किया। जहां भी इनको मौका मिला, एयरपोर्ट से लेकर एयर बेसिस से लेकर के उसके सैन्य ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो ऐसी स्थिति में जो है ईरान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, आप कह सकते हैं। लेकिन ईरान के पक्ष में चूंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण विश्व का जनमत थोड़ा ज्यादा दिखा। आप देख रहे होंगे कि भारत और पाकिस्तान में भी ईरान के पक्ष में काफी बड़ा जनमत दिख रहा है। तो यही इस है कि कारण से जो है। जी। यही है कि एक भले है ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ईरान हाँ। के पक्ष में एक परसेप्शन बन गया है कि ईरान ने इसराइल को भी एक तरह से कहीं ना कहीं फंसा दिया, थका दिया, और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मजबूर किया कि सामने खड़े होकर कि वो सीज फायर के लिए मजबूर हो। तो ये कद बढ़ गया है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। पूरे मुस्लिम कंट्रीज में कहें या मिडिल ईस्ट में एक जी। जी। बड़ा कद का हाँ। इशू उभर कर जी, उठा खाड़ी सामने। देशों में जी जिस समय आप देख रहे हैं कि सऊदी अरब, कतर, बहरीन, यूएई, ये सब अमेरिका के साथ है। केवल ईरान ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने खड़ा है। इस समय चीन और रूस भी अमेरिका से सीधे टकराने से बचते हैं। पूछते हैं। अब देखिए 3.5 साल से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लेकिन दोनों स्वयं आमने सामने नहीं आ जी रहे। ऐसे समय अमेरिका को सीधे चुनौती देना और अमेरिकी बेसिस पर हमला करना, यह निश्चित रूप से बड़ा निर्णय और साहसिक निर्णय था। उसके कारण खामनेई की छवि को आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिली है। इस दृष्टि से उनका कद बढ़ा है और खाड़ी देशों में ईरान की भूमिका और मजबूत हुई। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा तुर्की और सऊदी अरब पर, क्योंकि ये तीन ही देश ऐसे हैं, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान, जो मुस्लिम जगत के मसीहा बनना चाहते हैं। अब उसमें ईरान ने अपनी भूमिका तो सिद्ध कर दी है। अब उन दोनों की भूमिका जो है एक प्रकार से कमजोर और पिछलग्गू की जो बन रही है, उसके कारण ईरान की छवि को और फायदा पहुंचेगा। और भविष्य में वह हो सकता है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का प्रयास करे। क्योंकि अब युद्ध विराम के बाद अमेरिका उसके साथ प्रतिबंधों वगैरह को भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। ईरान को फिर से मुख्य धारा में लाया जाएगा। और जो परमाणु प्रसार संधि है उसके तहत उससे यह भी समझौता करने का प्रयास करें कि वो भविष्य में न्यूक्लियर हथियार न बनाए। इसके लिए भी उसको तैयार कर सकते हैं। तो आने वाले समय में ये भी है कि ईरान का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी बहुत हद तक भरपाई भी आरंभ हो जाए। तो ये माना जाए कि कुल मिलाकर इस युद्ध से फायदा ईरान का ही हुआ है। हम ईरान और इजराइल दोनों का हुआ है। इसराइल का, क्योंकि हाँ थोड़ा इसराइल के बारे में समझना मैं चाहता हूँ, क्योंकि हाँ। पूरे इस्लामिक देशों में इसराइल का एक खौफ है, और इसराइल की माना जाता है कि जो उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। और वो देशों में घुस के मारते हैं, जैसा कि ईरान में उन्होंने दिखाया भी कि इतने सैन्य जी। कमांडरों जी। को उन्होंने मार दिया वहां पर, उन्होंने खुद घुस कर वहां पर। तो ये जी। बात तो है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक का जो इसराइल का हमास से चल रहा था, हमको गाजा में जैसी तस्वीरें दिखाई पड़ती थी वैसी तस्वीरें तेल अवीव में ईरान की मिसाइल से हमने हमने देखा। या फिर आज सुबह जो हमला हुआ था उससे कुछ लगा कि वहाँ शहर पे भी हमला हुआ है। यानी इसराइल भी उतना सुरक्षित नहीं है। यानी उसका एक जो छवि थी, वो छवि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है कि इसराइल जो है लंबा लड़ भी सकता है, घुसकर मार भी सकता है और अपने आप को बचा भी सकता है। लेकिन वो इस पूरे मोर्चे पर देखें, अगर आकलन लगाए हम, तो कहीं ना कहीं इसराइल जी। शायद कमजोर ईरान के मामले में 19 साबित हो रहा है। ऐसा लगता है आपको भी?
देखिए, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह 100% सुरक्षित नहीं होता, और वह गारंटी नहीं देता कि वह बचा लेगा। और इजराइल पर जो मिसाइल हमले हुए उससे भी यह संदेश चला गया है। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को इजराइल नहीं रोक पाया है, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक पाया है। ईरान ने क्या किया, एक बड़ी होशियारी से, जैसे मान लीजिए कि 10 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ते थे तो उनके बीच में एक दो हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ते थे। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो टारगेट को हिट करती थी, बाकी मिसाइलों को ये मार गिराती थी। इनके पास भी अभी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने की जो प्रविधि है वह पूरी तरह से तैयार नहीं है, और उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं जो आयरन गोल्डन डोम जो बना रहे हैं, तो उसके माध्यम से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। और उस उनकी तुलना में आपने देखा होगा कि जब भारत पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का प्रयोग किया, तो बाद में जांच पड़ताल में मालूम पड़ा कि वह चीन की DF-17 मिसाइल थी, जो हाइपरसोनिक है, उससे हमला किया था। तो उसको हमने आकाश मिसाइल से मार गिराया था। तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल की तुलना में ज्यादा सफल और ज्यादा मजबूत रहा, क्योंकि ये 100% लगभग सफल रहा। उसका कारण यह था कि हम लोगों ने 250 मीटर से लेकर लगभग एडवांस डिफेंस सिस्टम जो 5,500 किलोमीटर की ऊंचाई तक मार गिराने की क्षमता वाला है, वहां तक हमने हर रेंज की मिसाइलें, हर रेंज के हथियार जो है तैयार किए थे। इजराइल के पास क्या है कि एक रेंज कम पड़ रही है, जिसके कारण वह तेजी से जो ऊपर से मिसाइल आती है उसको नहीं रोक पा रहा है, और तो उसमें इसका कहीं ना कहीं, गुरुत्वाकर्षण। जी। तो ये जिस परिस्थिति में ये सीज फायर हुआ है, आपको लगता है कहीं ना कहीं नेतन्याहू की छवि वहाँ कमजोर होगी इसराइल में अब? जैसे खमनेई की बढ़ गई ईरान में, तो उनकी थोड़ी हाँ, सी वैसे कमजोर। नेतन्याहू की भी बढ़ गई है, क्योंकि अच्छा। उन्होंने जो तात्कालिक परमाणु खतरा था हाँ, उससे तो इसराइल को बचा लिया। अब 10 साल तक तो परमाणु बम नहीं बना पाएगा, यानी वही क्योंकि है, इतनी। संतोष की बात है कि परमाणु हाँ। खतरा कहीं ना कहीं टल गया, लेकिन उसका भी कोई हाँ, निश्चित रूप से प्रमाण नहीं मिला है। वहां पे कोई परमाणु लीक की बात नहीं आई, यूरेनियम लीक की खबरें नहीं आई है। या फिर जैसे ईरान ने दावा किया कि हमने पहले से ही कई यूरेनियम जो है वो हटा लिए थे, तो उसकी भी कोई ऐसी प्रामाणिक बात नहीं है। ने क्या ही यूरेनियम हटा लिया, लेकिन जो ढांचागत सुविधाएं थी ना, जिस हाँ। भवन में ये सब होता है, जिन जगहों पर होता है, उन सारी चीजों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और उसके कारण आसपास की सड़कों तक को भी कल की बमबारी में ध्वस्त कर दिया है कि पहले वहां जाने के लिए सड़क निर्माण से इनको कार्य शुरू करना पड़ेगा। तो जब सारी सुविधाओं को फिर से खड़ा करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। परमाणु रिएक्टर वगैरह और परमाणु सुविधाओं का जो जाल बनता है उसके लिए बहुत समय लगता है, उसका निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से और बहुत मजबूत करना पड़ता है। तो उसको ध्वस्त करने से निश्चित रूप से इजराइल का काफी फायदा हुआ है, और फ्रंट लाइन सैन्य अधिकारियों को मार दिया है। तो उसके कारण ईरान की सेना में भी नेतृत्व का संकट पैदा होने वाला है। सैन्य ढांचागत सुविधाओं को बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि इसने अटैक किया है, उसको लक्ष्य बनाया है। तो उस दृष्टि से भी ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो कहीं न कहीं नेतन्याहू यह संदेश देने में कामयाब है कि उन्होंने इजराइल को आने वाले 10-15 सालों तक पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है, इजराइल को परमाणु हमले से। इजराइल की समस्या क्या है कि वह छोटा देश है। वह परंपरागत मिसाइलों को झेल सकता है, उनके लिए एंटी सिस्टम बना सकता है, लेकिन परमाणु बम, एक ही परमाणु बम से पूरा इजराइल नष्ट हो सकता है, ये बड़ा संकट है छोटा देश होने के कारण। इसलिए वो नहीं चाहता कि जो देश उस पर परमाणु बम छोड़ सकते हैं उनके हाथ में परमाणु बम हो। इस कारण से खतरा है। दूसरा खतरा यह है कि जो इसके प्रॉक्सी हैं ईरान, हिजबुल्ला है, हमास है, हूती है, ईरान कई हो सकता है कि इनको भी परमाणु बम सौंप दे और इजराइल पर गिराने के लिए कहते हैं। इस दृष्टि से दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम रहे, क्योंकि उसकी घोषित नीति है आतंकवाद को पोषित करना। जैसे पाकिस्तान सरकार की घोषित नहीं है, अघोषित नीति है हाँ। आतंकवाद को पुष्ट करना, उसको पालित करना, जी। उसका प्रयोग करना। लेकिन ईरान की घोषित नीति है। तो दोनों लगभग वही कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान चोरी छुपे कर रहा है, ईरान खुलेआम कर रहा है। तो खुलेआम करने के कारण ईरान को एक प्रकार से दंडित होना पड़ा है। मतलब भले ही ईरान कहे कि हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो तो जी। पाकिस्तान भी कहता था, लेकिन आपने देखा कि धीरे धीरे उन्हीं को कहना पड़ा कि हमारा जी। इतना नुकसान हुआ है। तो जब वो मूल्यांकन करेंगे, अभी तो क्या है कि वहां पर बहुत सारे लोग गए भी नहीं होंगे, जहां जहां हमले हुए हैं वहां क्या स्थितियां हैं।
तो जब युद्ध रुकने के बाद 10-5 दिन में वहां लोग जाएंगे और क्या क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन करेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि वाकई इजराइल ने उनका कितना नुकसान किया है। इजराइल का जो हुआ उनके भवनों का हुआ, उनके आर्थिक ठिकानों का हुआ, और नागरिक जो उनके 15 मारे गए और लगभग 150-200 घायल हुए, यह एक बड़ा नुकसान है इजराइल के लिए। लेकिन इजराइल के किसी सैन्य ठिकाने को ईरान टारगेट नहीं कर पाया है। जी यह भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि जी। है। इस लेकिन दृष्टि से नेतन्याहू के पक्ष, जी, जिस तरह से नेतन्याहू हम के पक्ष में भी, जी इसराइल और हमास की लड़ाई में गाजा की स्थिति देखे थे, जी वैसी तस्वीरें लेकिन जरूर आई, या घर छोड़कर लोग जाते हुए की तस्वीरें वो भी दिखाई। तो मेरे ख्याल से इसराइल जी। के लिए वो थोड़ा सा बहुत ही उतनी अच्छी बात नहीं है कि इसराइल के लोग इस तरह से घबरा जाए। लेकिन सवाल मेरा अगला ये है कि जिस तरह से शायद इसराइल ने सोचा होगा कि उसने हमास को लगभग खत्म कर दिया, हुती पे भी उसने किया था, हिजबुल्लाह को भी उसने कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया था सभी को, तो ऐसे समय में ईरान पर हमला करना थोड़ा आसान होगा और आसानी से वो हमला करके या परमाणु ठिकानों को नष्ट करके निकल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगे कि उनके जो कैलकुलेशन था, उनकी जो सोच थी, कहीं गड़बड़ा गई। ईरान ईरान को कम आंका कहीं इसराइल ने, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, ईरान ने पहले ही कई बार मिसाइलों का जखीरा जो है दुनिया के सामने दिखाया था। अंडरग्राउंड फैसिलिटी और 6-7 हजार मिसाइलें हैं, दुनिया ने देखा था। और उसी की मिसाइलें हिजबुल्लाह से लेकर हूती तक जा रही थी। जी तो इजराइल को इसका आकलन तो था, लेकिन इजराइल को ये थोड़ा भ्रम था कि उसका डिफेंस सिस्टम जो है ईरान की मिसाइलों को पूरी तरह से मार गिराने में सफल होगा। इसमें क्या हुआ कि चीन ने भी पिछले 8-10 दिनों में उसके जो कार्गो जहाज हैं वह लेकर के हथियार आए हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइलों को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने में उन्होंने मदद की हुई है। इसके पहले जनवरी में भी काफी बड़ा शिपमेंट जो है चीन ने भेजा था। तो इजराइल यह सोच करके हमला करता है कि समय रूस फंसा हुआ है यूक्रेन में, तो वह मदद नहीं करेगा। चीन ने कोई आधुनिक युद्ध लड़ा नहीं है और वह ताइवान पर कब्जा करना चाहता है। चीन इतनी दूर युद्ध लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ईरान जो है अकेला है, इसके साथ युद्ध करने के लिए तो कोई नहीं आएगा। तो यही सोच करके उसने आक्रमण किया। तो आक्रमण में आप ये कह सकते हैं कि इजराइल को 70% जो है सफलता मिली और 30% जो है असफलता मिली, ये नुकसान हुआ। तो 70% सफलता भी युद्ध में अच्छी सफलता कही जाएगी। प्रतिशत कोई भी पक्ष कभी विजेता नहीं होता। युद्ध में नुकसान तो दोनों पक्ष को उठाने पड़ते ही है, और सबका कैलकुलेशन जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि आप जैसा सोच करके युद्ध आरंभ करते हैं। अब जैसे कौरवों और पांडवों का ही महाभारत का भी युद्ध था, तो घटोत्कच ने आकर पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। तो ऐसे ही कोई ना कोई हथियार आ जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों ने इजराइल पर हमला करके इजराइल का कैलकुलेशन बिगाड़ दिया। इसलिए कहीं ना कहीं तीनों पक्ष मजबूर थे कि युद्ध विराम के अलावा और कोई चारा नहीं है। और उस दिन भी जब ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री जी से बात की थी, तीनों ने भी यही कहा था कि युद्ध विराम पर ध्यान दीजिए, बातचीत और संवाद पर ध्यान दीजिए कि कैसे चीजों को बिगड़ने से रोका जाए। तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश था, और उसी पर आज जाकर के सारी चीजें संपन्न हुई। तो यह पूरे विश्व के लिए आप कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर है। और युद्ध का रुक जाना विशेष करके चीन, भारत और जापान जैसे देशों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि सारा तेल जो है उसी रास्ते जी। से इन देशों को आता है। और बिल्कुल वही अमेरिका की हम बात करें अभी, कि अमेरिका जी एक अपने आप में पूरा इसका नेतृत्व मतलब करने की फिराक में रहता है, या दादागिरी जिसे हम जी कह सकते हैं जी कोशिश करता है। लेकिन इसमें कुछ दिन के बाद सही, लेकिन वो कूदा, उसने 3 कथित परमाणु ठिकानों पर हमले भी किए, बमबारी भी की, और वो चला गया। उसके एयर बेस पे जो कतर में थे, बहरीन में थे, वहां पर ईरान ने पलटवार भी किया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला नहीं किया। तो बल्कि सीज फायर की कहीं न कहीं उसने एक तरह से सीज फायर करवा दिया। तो ये क्या माना जाए, इसमें अमेरिका की किस तरह से मतलब जीत है, क्या है? अमेरिका तो यहाँ पर एक प्रकार से हार ही मान रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर पलटवार करता, ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वह उसके बेसिस को तबाह कर सकती। मतलब अभी भी उसके पास 4 हजार से मतलब 4,500 तक मिसाइलें बची हुई हैं। तो अगर मान लीजिए अमेरिकी बेसिस पर वो 500 हजार मिसाइलें भी छोड़ दे, तो अमेरिकी बेसिस तबाह हो सकते हैं। अमेरिकी बेसिस तबाह ना हो जाए और उसके कारण जो खाड़ी के दूसरे देश हैं
उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। इस दृष्टि से जो है अमेरिका को युद्ध विराम की ओर बढ़ना पड़ा, क्योंकि अमेरिका किसी युद्ध में अपना नुकसान नहीं चाहता। आप देखते होंगे कि अमेरिकी लोग अपने सैनिकों की मृत्यु को नहीं बर्दाश्त कर सकते। अमेरिका स्वयं का नुकसान नहीं चाहता, वो चाहता कि दूसरे लोग लड़ते रहें और उनके माध्यम से जो है युद्ध चलता रहे, उसका हथियार बिकता रहे, उसकी उसका हथियार उद्योग जो है वह लाभान्वित होता रहे, लेकिन वह स्वयं किसी प्रकार के नुकसान में नहीं पहुंचना चाहता। और वह मान लीजिए आज पलटकर फिर से वह पलटवार करता ईरान पर, उसके हथियार बेसेस को नष्ट करता, उसके सैन्य ठिकानों को नष्ट करता, तो बदले में ईरान देर सवेर फिर से पलटवार करता। तो कुल मिलाकर के अमेरिका ने एक आप कह सकते हैं कि परिपक्वता दिखाई कि बुद्धिमान लोग सर्वनाश के समय आधा बचा लेते हैं, तो इसने अपना ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया। जी तो यानी कुल मिलकर पूरे विश्व के लिए तो एक अच्छी खबर है ही है, लेकिन इन जी। तीनों के लिए कहीं ना कहीं विन विन सिचुएशन है। अब इराक के ट्रम्प यही, हाँ, ट्रम्प यही कह सकते हैं कि वो नोबेल प्राइज के लिए लालायित है। हाँ तो हर युद्ध विराम का श्रेय लेना चाहते हैं, तो इसमें भी उन्होंने जैसे बात की तुरंत वो पोस्ट कर देते हैं, एक्स पर उनकी पोस्ट आ जाती है। बिल्कुल। कई बार वो सामने वाले का संदेश भी नीचे तक नहीं पहुंचे है, जैसे ईरान के मान लीजिए राष्ट्रपति से या विदेश मंत्री से या फॉरेन सेक्रेटरी से जिससे भी बात हुई हो, उससे बात करते ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर दिया। तब तक जो ये सैन्य अधिकारी जिनको चार्ज दिया गया था इजराइल पर हमला करने का, उन तक संदेश ही नहीं पहुंचा था, उन्होंने अपनी मिसाइल लॉन्च कर दी उसके बाद भी। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं पोस्ट करने में, जबकि वो ऑफिशियल चैनल से व्हाइट हाउस के जरिए आना चाहिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय पेंटागन के द्वारा आना चाहिए। लेकिन वो सारा आप कह सकते हैं कि लोकप्रियता के चक्कर में श्रेय लेने वह के लिए वो, हाँ, हाँ, श्रेय लेने के लिए स्वयं ही जो है ट्वीट कर देंगे, भारत पोस्ट कर पाकिस्तान के देंगे। समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था। ऐसा ही किया वही था। वही तो उन्होंने इजराइल हाँ, इजराइल और अब खैर वहाँ ईरान के वहाँ तो उनकी शरण में पाकिस्तान गया था, भारत ने जी, कोई बात नहीं की थी। हाँ लेकिन इसमें तो वह एक पार्टी थे, इसमें वह श्रेय ले सकते हैं, तो इस दृष्टि से वो कह सकते हैं कि विन विन सिचुएशन तीनों के लिए है, क्योंकि इसराइल ने ईरान का नुकसान किया, ईरान ने यह दिखाया कि वह इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है और इजराइल उसकी मिसाइलों से सुरक्षित नहीं है, और अमेरिका ने यह दिखाया कि हम युद्ध विराम करवा करके नोबेल पुरस्कार की ओर बढ़ सकते हैं ट्रम्प के लिए। तो इस दृष्टि से तीनों के लिए विन विन सिचुएशन कर सकते और और परमाणु का जो खतरा था एक तरह से वो भी एक कहीं ना कहीं दूर टल हैं। हाँ, गया दस एक। 10-15 साल के लिए तो पीछे चला ही गया। और 10-15 साल में विश्व व्यवस्था कितनी बदल जाएगी, कौन बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन रही, जैसे भारत एक बड़ी शक्ति बन रहा है, आने वाले समय में और भी देश जो है बड़ी शक्ति के रूप में आ सकते हैं, दक्षिण कोरिया है, ब्राजील है, ये अपना दक्षिण अफ्रीका है। तो जो साउथ ग्लोबल है, वो अभी जो है एक बड़ी शक्ति बनने की ओर है, इस जी, दृष्टि से। यही जी लेकिन सर यही सवाल आता है कि ईरान परमाणु शक्ति बन रहा है, इस बात का डर है और उस पर हमला जी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान जो पहले से परमाणु शक्ति बना हुआ है और जो कि आतंकवादियों को पोषित करता है, और वो क्या करेगा कह नहीं सकते, वो परमाणु हमले की धमकी भी देता रहता है, लेकिन उस पर अमेरिका उस तरह से कड़ी कार्रवाई नहीं करता है। नहीं, इसमें अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घटनाएं घटित हुई किराना हिल्स को लेकर या नूर खान बेस को लेकर ही पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि वह पाकिस्तान का नहीं है, वो एक प्रकार से अमेरिका का है, और वहां पाकिस्तानी सेना की अधिकारी भी नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान में जो परमाणु बम है वह वाकई पाकिस्तान का है कि वह अमेरिका का है, यह भी जो है खोज का विषय है। तो ये हो सकता है कि अमेरिका ने रूस चीन पर परमाणु बम गिराने के लिए पाकिस्तान में रखे हो और पाकिस्तान उसी की गीदड़ भभकी देता हो, क्योंकि तो वो अमेरिका के पाकिस्तान, नियंत्रण में है कहीं ना कहीं, ऐसा आपका कहना है कि वो अमेरिका हाँ के नियंत्रण में है, इसीलिए उसे संभाला जा रहा है, इसीलिए लंच बैठ हाँ, बैठ लंच लंच खिलाया जा रहा है बुला के। पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल जब तक नहीं चाहेगी तब जी तक पाकिस्तान अपने परमाणु बम का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो उसकी आप कह सकते हैं कि जो कुंजी है, जो की है, वह अमेरिका के पास ही है। तो इस दृश्य से वह मानकर चलती है, भले चीन की गोद में पाकिस्तान बैठ जाए, लेकिन उसके परमाणु हथियार जो है अमेरिका के नियंत्रण में ही रहे। नियंत्रण में, तो अमेरिका इस बात को लेकर आश्वस्त है। मतलब और उसे जी उस भारत ने उसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको एक्सपोज कर दिया, जो बात छिपे तौर पर थी उसको सामने ला दिया काम। कि देखिए मतलब पाकिस्तान डबल स्टैंड कैसे लेता है। जी जी
तो लेकिन जो भी है, कुल मिलाकर अच्छी खबर आज सुबह हम सब ने सुनी जी कि जी सीज फायर हो गया। एक बहुत बड़ा संकट था, डर था, उस पूरा विश्व कहीं न कहीं इसके लपेटे में आ सकता था, या तीसरे महायुद्ध की आशंका हो गई थी जब अमेरिका ने हाँ। बमबारी की वहां पर उसके परमाणु और ठिकानों खाड़ी पर। देश, हाँ, खाड़ी देश जो है ज्यादा आशंकित थे। जी जी। इजराइल की मिसाइलें अगर उनको हिट करती है तो उनको भी युद्ध हाँ में उतरना पड़ेगा। और पूरा जो तेल और गैस का व्यापार है वो खत्म हो सकता है। तेल के कुओं पर भी हमला हो सकता है, गैस के केंद्र पर हमला हो सकता है, जिस कारण से वे लोग डर रहे थे। और उससे सब ज्यादा नुकसान तो चीन, भारत और जापान, आसियान देशों का होता, जहाँ सारा तेल और प्राकृतिक गैस जो है वहीं से आता है। तो इस तो कारण इसमें, से सबके जी लिए राहत की बात जी, तो एक सवाल इसमें, हम चूंकि हम भारतीय हैं, इस पूरे है। मामले में प्रदेश में भारत कहाँ था, और भारत ने जिस तरह का रवैया अपनाया, चुप रहा या दोनों के साथ रहा, वो किस तरह का था और कितना उचित था, और भारत में भी भारत की स्थिति क्या रही इस पूरे मामले में? देखिए, भारत तो शुरू से ही गुटनिरपेक्ष या तटस्थ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में उसने अपनी तटस्थता सिद्ध की है। और वही बात यहाँ भी थी। क्योंकि इजराइल जो है हमारा रणनीतिक सहयोगी है। और करगिल युद्ध के समय अमेरिका और रूस जब हथियार देने की स्थिति में नहीं थे, तो इजराइल ने ही हमको युद्ध और अस्त्र शस्त्र युद्ध के हथियार दिए थे। और गोला बारूद, विशेष रूप से मिसाइलें वगैरह दी थी। तो आज भी वही स्थिति रही कि हमने इजराइल के मांगने पर, चूंकि इजराइल के साथ ही हमने बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो बनाया है, जो हमारे नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी जिसने अपना जलवा दिखाया था, तो उसकी मांग इजराइल ने हमारे डिफेंस सेक्रेटरी को फोन करके की थी। तो भारत ने वह मिसाइलें भी पहुंचाई। उसके बाद बराक 8 ने वहां पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलों को रोकने में बड़ी भूमिका अदा की। हमने रणनीतिक दृष्टि से इजराइल का सहयोग किया। और चूंकि हम राजनीतिक दृष्टि से ईरान के भी बहुत अच्छे मित्र हैं, हमारा बहुत बड़ा वहां पर इन्वेस्टमेंट है। चाबहार पोर्ट से लेकर के हम वहाँ हाईवे जो रेलवे का नेटवर्क बना रहे हैं, अफगानिस्तान और मध्य एशिया और रूस तक का कॉरिडोर बना रहे हैं। तो इसलिए हमारे हित वहाँ बहुत ज्यादा निहित हैं। हम नैतिक दृष्टि से ईरान का भी सपोर्ट करते रहे हैं। और ईरान को भी और इजराइल को भी, दोनों को कह सकते हैं कि ब्लैक डोर डिप्लोमेसी जो होती है, दोनों को जी समझाते रहे कि युद्ध को इतना न बढ़ाया जाए कि दोनों अंत में पछताने पर आ जाए। तो इसलिए युद्ध को भी आप देखे होंगे कि एक मर्यादा में ही चलाया गया, कि एक हमला करता जी, था, उसके बाद फिर दूसरा करता था। दूसरा। मतलब सीमाहीन युद्ध नहीं हुआ, और विशेष करके नागरिक प्रतिष्ठानों को यथासंभव नुकसान कम से कम पहुंचाया गया। यह जी, इसमें भारत की भूमिका निश्चित रूप से बहुत रचनात्मक रही। चलिए सर, अच्छी बात है कि भारत की भूमिका रचनात्मक रही। तीनों जो देश थे जो इसमें कहीं ना शामिल हुए थे, इजराइल, ईरान, अमेरिका, उनकी भी विन विन रही। हालांकि बहुत ही कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, स्थिति है, लेकिन सभी की स्थिति अच्छी रही, विन विन रही। और बड़ी बात ये रही कि विश्व में एक तरह से शांति, जो एक आशंका थी कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के लपेटे में न आ जाए, उससे जी मुक्ति मिली है, निजात मिली है। तो एक विश्व में शांति रहेगी, ये अच्छी बात हो गई। हमसे बात करने के जी लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जी, नमस्कार। जी, धन्यवाद सर। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।